नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, सहआचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक सरकार का संगठन न्यायपालिका विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है और न्यायपालिका के प्रमुख कार्यों को संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया। आज हम इस वीडियो में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन विषय पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से मतलब कि जो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो कितनी स्वतंत्र है और अपने न्यायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए या न्यायिक कार्यों और शक्तियों के निस्तारण के लिए वो उसको कितनी आज़ादी है ताकि वो निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। न्यायिक निर्णयों को किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो, निष्पक्ष व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। न्यायिक स्वतंत्रता के लिए भारत में जो व्यवस्थाएं की हैं उनमें प्रमुख रूप से पहला बिंदु है न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत में न्यायपालिका के जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश से बने कॉलेजियम के द्वारा या उसके द्वारा जो सिफारिश की जाती है उस सिफारिश के आधार पर भारत का राष्ट्रपति राज्य के न्यायालयों के और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह प्रक्रिया सिद्धांततः पारदर्शी है, पक्षपात रहित है, योग्यता आधारित है। विश्व में और भी कई निर्वाचन की नियुक्ति की प्रणालियां हैं, निर्वाचन के माध्यम से, व्यवस्थापिका के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से, लेकिन भारत में के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा बने कॉलेजियम के माध्यम से राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का दूसरा बिंदु है निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों को हमेशा ही एक निश्चित सेवानिवृत्ति तक का कार्यकाल के लिए नियुक्ति दी जाती है। संविधान द्वारा अथवा विधायिका के द्वारा नियम अथवा विधि बनाकर उनको पद से एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, जो बहुत ही जटिल है। लेकिन भारत में उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष 65 ईयर्स और उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष 62 ईयर्स की एक निर्धारित आयु है, तब तक ये न्यायाधीश अपने पद पर कार्य करते हैं। तीसरा बिंदु है सेवा शर्त। न्यायपालिका से संबंधित जो विधियां हैं जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति है, कार्यकाल है, पदच्युति है, वेतनमान सहित ऐसे आदि विषय हैं जिनकी प्रवर्तन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थापिका को है। विधायिका के पास ये शक्ति है कि न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तार्किक नियंत्रण कर सके। भारतीय संसद में किसी प्रकार के नियम बनाने के लिए अधिकारता तो है, लेकिन उसकी सेवा शर्तों में अनावश्यक प्रवर्तन करने की अधिकारता नहीं है। नेक्स्ट बिंदु है वेतन भत्ते। अन्य देशों की तरह भारत में भी न्यायाधीशों की वेतन भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अतः इन पर संसद में बहस तो की जा सकती है, परंतु इनमें मतदान नहीं होता। और साथ ही साथ इसमें न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते अथवा शर्तों में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इससे क्या होता है, न्यायाधीशों को अपने कार्य करने में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नेक्स्ट बिंदु है रोजगार पर प्रतिबंध। न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी प्रकार के रोजगार में संलग्न होते हुए रोजगार पाने के अधिकार से उनको निषेध किया गया है, मना किया गया है। वो किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते, अधिवक्ता के रूप में भी कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है और वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। और साथ ही उच्चतम या उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश आयोग है, मानवाधिकार आयोग या और भी कई आयोग हैं, उनमें कार्य कर सकते हैं। वो सेवानिवृत्ति के पश्चात, न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी लाभ के पद के लालच में न्यायाधीशों के कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट बिंदु है अवमानना पर दंड। न्यायपालिका को अपने जो अवमानना पर दंड देने की शक्ति है, अथवा किसी भी विधिक व्यक्ति द्वारा किसी भी न्यायाधीश पर अनावश्यक दबाव डालने, न्यायालय में किसी प्रकार का अनुचित दखल करने या न्यायालय के किसी आदेश को न मानने पर उसकी गरिमा को जो ठेस पहुंचती है उसके प्रतिस्वरूप न्यायपालिका उसको दंडित कर सकता है और उसकी अवमानना पर दंडित करने का प्रावधान भी है। नेक्स्ट बिंदु है आचरण पर चर्चा नहीं। सामान्यतः न्यायपालिका को ये स्वतंत्रता भी प्राप्त है कि इसके द्वारा जो किए गए निर्णय हैं उन पर उस न्यायाधीश के व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार नहीं होता है। अतः व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होने के कारण उसके आचरण पर निर्णय के पश्चात उस पर चर्चा करने का प्रावधान नहीं है, चर्चा नहीं की जा सकती, और चर्चा की जाती है तो वो न्यायिक अवमानना के उल्लंघन का एक कारण भी होती है। तो न्यायिक स्वतंत्रता के माध्यम से भारत में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को बरकरार रखने का प्रयास किया गया है और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था को सुचारू संचालन में सहयोग देने का कार्य किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन। अब हम संक्षिप्त में ये जानने का प्रयास करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्याय का पुनः अवलोकन करना न्यायिक पुनरावलोकन की श्रेणी में आता है। न्यायिक जो पुनरावलोकन के द्वारा न्यायपालिका स्वयं अथवा किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय हैं अथवा सरकार के बनाए गए कानून की जांच की जा सकती है अथवा सरकार के द्वारा लागू किए गए नियम की जांच की जा सकती है। उस प्रक्रिया को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अब न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता इसलिए होती है कि व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए जनता अथवा नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और न्याय व्यवस्था में विश्वास के लिए आवश्यक होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था बनी रहे। और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में विधि का शासन स्थापित करते हैं। संविधान के पालन करने और सरकार के जो अंग हैं उनकी सुरक्षा निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने का कार्य भी एक इस संवैधानिक तंत्र के माध्यम से किया जाता है, न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है, जो न्यायपालिका को यह अधिकार संविधान ने प्रदत्त किया है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र। न्यायिक पुनरावलोकन कब किया जा सकता है, न्याय की पुनः अवलोकन कब किया जा सकता है, तो उसमें 5 ऐसे बिंदु हैं जिन पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करती है या अपना हस्तक्षेप करती है। ये परिस्थितियाँ होती हैं। पहला बिंदु है वैधानिक त्रुटि। जब कोई प्रशासनिक संगठन अथवा अधिकारी ऐसा कार्य करता है जो अथवा कानून और विधि की दृष्टि से गलत है तो उसको हम वैधानिक त्रुटि की श्रेणी में आते हैं, या कार्य को क्रियान्वयन करने में वो वैधानिक त्रुटि करता है जिससे नागरिकों के किसी प्रकार का नुकसान होता है, विधि का उल्लंघन होता है, तो उसको हम वैधानिक त्रुटि की श्रेणी में मानते हैं। दूसरा क्षेत्र है कि जब न्यायपालिका पुनरावलोकन करता है वह है स्वविवेक की शक्तियों का दुरुपयोग। अधिकारी द्वारा स्वविवेक की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। प्रत्येक अधिकारी के पास जो सत्ता होती है उसमें विवेक से निर्णय लेने की सत्ता भी निहित होती है, किंतु कुछ अधिकारी शक्ति का दुरुपयोग अपने हित में या मनमाने तरीके से करते हैं, तो ये दुरुपयोग की श्रेणी में जब आती है। इसके बदले में भावना है, द्वेष है, स्वार्थ है, जो भी इसके पीछे मंशा हो, तो न्यायपालिका इस पर ऐसे अधिकारी के स्वविवेक की शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तीसरा बिंदु अधिकार क्षेत्र का अभाव। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी अथवा संस्था के कार्य क्षेत्र निर्धारित हैं, उसकी शक्तियाँ निर्धारित हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रशासनिक संगठन अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया से अलग हटके बाहर की परिधि के कार्यों को करने लग जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करती है। अगला बिंदु है तथ्य अन्वेषण में त्रुटि। प्रशासनिक संस्थाएं जो जारी किए जाने वाले आदेश हैं वो पूर्णतः तथ्यों पर आधारित नहीं होते या तथ्यों को सही ढंग से अन्वेक्षित नहीं किया जाता, उनको नहीं जांचा जाता, उनको परखा नहीं जाता। तथ्यों की सही जांचे बिना कोई आदेश दे दिया जाता है, तो न्यायपालिका तथ्य अन्वेषण में जो त्रुटि होती है, गलती होती है, उसके
द्वारा भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। और अंतिम बिंदु है प्रक्रिया में। प्रत्येक कार्य की एक निर्धारित नियमावली और प्रक्रिया होती है और इस किसी अधिकारी के द्वारा उस प्रक्रिया को नियमावली को अगर अडॉप्ट नहीं किया जाता है, पालन नहीं किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय अथवा न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र में ये कार्य कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र हमारी संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करता है। ये सरकार के जो अन्य अंग हैं उनकी निरंकुशता को नियंत्रित करता है और जनता में, नागरिकों में एक मानवाधिकारों के साथ साथ मौलिक अधिकारों के संरक्षण प्रदान करने और उनमें विश्वास जागृत करने का कार्य करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था यद्यपि मजबूत है, फिर भी कुछ उसकी सीमाएं हैं। उसमें कार्य करने की जो स्थिति है उनमें कुछ ऐसी व्यवस्था हैं जिसमें न्यायिक व्यवस्था पूर्णतः हमें एक न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। उसके बिंदु है, पहला है पहल करने की शक्ति। हमारे न्यायालय को ये पहल करने की शक्ति नहीं है, बल्कि जो पक्षकार है, पीड़ित है, वो न्यायालय में आकर गुहार लगाता है, मदद मांगता है, मांग करता है। तो हमारे न्यायिक व्यवस्था में स्वतः पहल करने की शक्ति नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं जिनकी चर्चा यहाँ करना अभी उचित नहीं है। दूसरी है कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो घटना के उपरांत हमें सुलभ होती है। न्यायिक नियंत्रण का जो लाभ है वो घटना घटित होने के पश्चात मिलता है, उससे पूर्व नहीं होता। यह प्रक्रिया पोस्टमार्टम के समान है कि बचावात्मक पक्ष कमज़ोर है, उपचारात्मक व्यवस्था को लागू करता है। तो होना चाहिए कि कई व्यवस्थाएं ऐसी हों जो चीज़ों को उपचारात्मक स्थिति में प्राप्त हो सकें। साथ ही इस व्यवस्था की एक खामी यह भी है कि ये लंबी और खर्चीली और श्रम साध्य व्यवस्था है। इसमें अत्यधिक धन और श्रम का व्यय होता है, अपव्यय होता है। व्यक्ति को बहुत लंबे समय बाद उपचार प्राप्त होता है। ये लंबी प्रक्रिया होने के कारण व्यक्तियों को प्राय ये लगता है कि न्याय हुआ ही नहीं है उनके साथ में। और न्यायिक क्षेत्र भी एक अन्य बिंदु ये भी है कि न्यायिक नियंत्रण का क्षेत्र बहुत सीमित है। प्रशासन के जो समस्त कार्य होते हैं वो न्यायिक परिधि में नहीं आते हैं या उन पर न्यायिक नियंत्रण नहीं होता। प्रशासनिक और विधायिक नियंत्रण भी होता है, अन्य नियंत्रण भी होते हैं। हमारे यहाँ न्यायिक नियंत्रण लगभग उसमें कम होता है। फिर भी हम ये कहें कि ये जो आलोचना है, ये जो कमज़ोर पक्ष है, ये केवल सीमित स्थिति में है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर आज भी जनता का, नागरिकों का, सरकारी संगठनों का और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका आधार रुका हुआ है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन से लेके, न्यायिक सक्रियता से लेके, उसकी स्वतंत्रता से लेकर अन्य व्यवस्थाएं जो उच्चतम न्यायालय से लेके उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तक है, संचालित हैं, बड़ी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें संघीय स्तर पर तो उच्च न्यायालय है और राज्य स्तर पर संघीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ स्तर पर जिला और सत्र न्यायालय सम्मिलित हैं। यद्यपि ये विधायिका और कार्यपालिका की तरह अलग अलग नहीं है, बल्कि एकल न्यायपालिका की संकल्पना भारत में है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत रहे और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से या न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जो सरकार के अन्य अंगों पर जो तार्किक नियंत्रण स्थापित हो सकता है वो और स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। और जनता में ये मजबूत मैसेज होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए कि न्यायपालिका सरकार का, संविधान का संरक्षण ही नहीं बल्कि नागरिकों के हितों का प्रमुख संरक्षक है। धन्यवाद।